नमस्कार बच्चों, मैं नेहा श्रीवास्तव राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से आप सभी का माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करती हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 के गृह विज्ञान का अध्याय नंबर 10 जिसका नाम है कुछ सामान्य रोगों के कारण और उनकी रोकथाम, इसका भाग 2 पढ़ेंगे। बच्चों, आपको याद होगा कि इस अध्याय को हमने 3 भागों में विभाजित किया था और इसके भाग 1 में हमने पढ़ा था संक्रामक रोगों की परिभाषा एवं उनके कुछ सामान्य लक्षण। फिर हमने जाना था कि संक्रामक रोगों के संक्रमण के क्या क्या माध्यम हो सकते हैं और उनकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। अंत में हमारी चर्चा का विषय था कुछ विषाणु जनित रोग। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज के इस भाग 2 में हमारी चर्चा का प्रमुख विषय होगा कुछ विषाणुओं एवं जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, और इनमें से कुछ प्रमुख रोग हैं पीत ज्वर, मलेरिया, टाइफाइड, टिटनेस, फाइलेरिया, काली खांसी तथा मस्तिष्क ज्वर। तो चलिए हम अपने आज के सबसे पहले टॉपिक से शुरू करते हैं और वो है पीत ज्वर, जिसे अंग्रेजी में येलो फीवर भी कहा जाता है। बच्चों, यह रोग एक वायरस से होता है और इस वायरस का नाम है येलो फीवर वायरस। बच्चों, इस विषाणु का वाहक एक मच्छर होता है और उसका नाम है एडीज इजिप्टाई तथा एडीज एल्बोपिक्टस। इसका मतलब यह हुआ कि यह विषाणु हमें सीधा संक्रमित नहीं करता, बल्कि इसे संक्रमित करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है और वो माध्यम बनते हैं ये मच्छर। और बच्चों, यह रोग मुख्यतः अफ्रीका तथा अमेरिका के भूभागों में पाया जाता है। इस रोग का उद्भवन काल 3 से 6 दिन का हो सकता है। बच्चों, उद्भवन काल की परिभाषा आपको पिछले वीडियो में बताई गई थी। उद्भवन काल का मतलब होता है कि रोगाणु के शरीर में प्रवेश करने से लेकर के लक्षण के उत्पन्न होने तक का समय। तो चलिए अब हम पीत ज्वर के लक्षणों की चर्चा करते हैं। बच्चों, यह 3 प्रकार का हो सकता है, हल्का, तीव्र तथा दुर्दम्य। हल्का, इसमें बुखार होता है, उल्टी, थकान, सिर दर्द और ठंड लगने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन इसमें 3 से 4 दिन में रोगी को राहत मिल जाता है। दूसरा, तीव्र। बच्चों, इस रोग की स्वयं की 3 अवस्थाएं होती हैं और वो तीनों अवस्थाएं हैं क्रियाशील, परिहार तथा सदौर्बल्य। क्रियाशील अवस्था में जाड़ा दे करके बुखार आता है, पूरे शरीर में दर्द होता है, उल्टी की शिकायत हो सकती है और प्रायः यह देखा गया है कि रोगी को नींद भी नहीं आती है। परिहार की अवस्था में बुखार थोड़ा कम होता है और बाकी लक्षणों में भी आराम हो जाता है। सदौर्बल्य, इस अवस्था में ताप पुनः बढ़ने लगता है, शरीर और आंखों में पीलापन आ जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, रोगी की नाड़ियां शिथिल हो जाती हैं और उसे गाढ़े रंग की उल्टी भी हो सकती है। तीसरा है दुर्दम्य। यह रोग की सबसे घातक स्थिति मानी जाती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जब रोगी ठीक हो जाते हैं तो भी 15% केसेस में यह पाया गया कि उन्हें बुखार फिर से चढ़ने लगता है और यह बहुत भयावह स्थिति हो जाती है। इसमें बहुत तेज बुखार होता है, पेट में दर्द, मुंह और नाक से खून आता है, खून की उल्टी जैसे लक्षण भी दिखाई देते हैं और इस रोग के कारण किडनी और लीवर में भी खराबी आ जाती है। बच्चों, चूंकि इस रोग में गाढ़े रंग की उल्टी होती है, इसीलिए स्पेनिश भाषा में इसे वोमिटो नीग्रो यह भी कहा जाता है। वोमिटो नीग्रो का मतलब होता है ब्लैक वॉमिट, अर्थात काले रंग की उल्टी का होना। सन 2013 में इस बीमारी ने लगभग 1,27,000 लोगों को संक्रमित किया, जिसमें से लगभग 45,000 लोगों की मृत्यु हो गई।
इस भयंकर रोग के क्या क्या उपचार हो सकते हैं? बच्चों, इस बीमारी की रोकथाम के लिए सन 1937 में मैक्स थीलर नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसके टीके का आविष्कार किया और उस टीके का नाम था 17D। और इस बीमारी के वाहक चूंकि मच्छर होते हैं, इसलिए यदि ऐसा कुछ किया जाए कि मच्छरों की रोकथाम हो जाए तो इस बीमारी को रोका जा सकता है। इसीलिए ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पिकॉर्डिन या ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस उपस्थित हो, क्योंकि ये केमिकल मच्छरों के लार्वा को मार देते हैं। कपड़ों पर ऐसे रसायनों का स्प्रे करना चाहिए जिसमें परमेथ्रिन नामक केमिकल उपस्थित हो। यह भी मच्छरों को दूर भगाता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि इसका प्रयोग सीधा त्वचा पर नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार बच्चों, आपने पीत ज्वर रोग के लक्षण और उसके रोकथाम के बारे में जाना। चलिए अब हम अगले रोग पर अपनी चर्चा शुरू करेंगे और वो है मलेरिया। मलेरिया का क्या कारण होता है? बच्चों, यह एक वाहक जनित संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के द्वारा फैलता है। यह रोग मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर की लार ग्रंथियों में इस रोग के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं और जब यह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति का खून चूसती है तो उसकी लार ग्रंथि से निकल करके यह स्वस्थ मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं और स्वस्थ मनुष्य भी रोग का शिकार हो जाता है। बच्चों, इस प्रोटोजोआ परजीवी की 4 प्रजातियां हम मनुष्यों को प्रभावित करती हैं। सबसे खतरनाक प्रजाति होती है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसके अतिरिक्त यह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मैलेरी के द्वारा भी फैल सकता है। इस रोग का उद्भवन काल 1 हफ्ते से लेकर के 1 महीने का भी हो सकता है। मलेरिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? बच्चों, इसके लक्षण को समझने के लिए हम इस डायग्राम की सहायता लेंगे। इसमें मलेरिया के लक्षणों को दर्शाया गया है। जो व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित रहता है उसके सर में अक्सर भयंकर दर्द उठता है। उसे सिस्टेमिक फीवर आता है, मतलब बुखार चढ़ता है और उतरता है। अक्सर यह बुखार तीसरे दिन आता है, इसीलिए इसे बारी का बुखार ऐसा नाम दिया जाता है। पूरे शरीर में दर्द रहता है और व्यक्ति थकान भी महसूस करता है। शरीर के पीछे वाले हिस्से में भी भयंकर पीड़ा उठती है। व्यक्ति को कपकपी होती है और जब बुखार उतरता है तो उस समय पसीना भी आता है। रोगी को सूखी खांसी होती है और जब यह रोग उग्र दशा में आ जाता है तो रोगी की तिल्ली अर्थात स्प्लीन भी बढ़ जाती है। उसे उल्टी होती है और कभी कभी उसका जी भी मिचलाता है। तो इस प्रकार आपने मलेरिया के लक्षणों को जाना। बच्चों, एक आंकड़े के अनुसार सन 2018 में पूरी दुनिया में लगभग 228 मिलियन लोग इस बीमारी के द्वारा संक्रमित हुए, जिसमें से लगभग 4,05,000 लोगों की मृत्यु हो गई। इस आंकड़े से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह रोग कितना भयानक होता है। इस रोग के लिए क्या क्या रोकथाम किए जा सकते हैं उसके बारे में अब हम जानेंगे। बच्चों, चूंकि यह रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है, इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि मच्छरों की वृद्धि को ही रोक दिया जाए और उनके लार्वा को नष्ट कर दिया जाए। इसीलिए यदि कहीं कोई इकट्ठा पानी हो तो उस पानी पर हमें कुछ ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहिए जिसमें पिकॉर्डिन या ऑयल ऑफ लेमन यूकेलिप्टस उपस्थित हो, क्योंकि ये मच्छरों के लार्वा को मार देते हैं। घर की दीवारों पर भी साइफ्लूथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन नामक केमिकल का छिड़काव किया जा सकता है। इससे मच्छर दूर भागते हैं। यदि कोई रोगी मलेरिया से पीड़ित हो तो उसे डॉक्टर के परामर्श के बाद क्लोरोक्विन, डॉक्सीसाइक्लिन या मैफ्लोक्विन जैसी औषधियां भी दी जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त WHO भी एक रसायन के प्रयोग की परामर्श देता है और वो रसायन है आर्टेमिसिनिन नामक केमिकल।
यह केमिकल आर्टेमिसिया नामक पौधे से पाया जाता है और इस पौधे को अंग्रेजी में स्वीट एनी भी कहा जाता है। इस रसायन के प्रयोग से रक्त में प्लाज्मोडियम परजीवियों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो इस प्रकार आपने मलेरिया की रोकथाम के बारे में जाना। अब हम जानेंगे टाइफॉइड नामक बीमारी के लक्षण और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है इसके बारे में। टाइफॉइड, जिसे मियादी बुखार या आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, यह रोग भी एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी और इस रोग के बैक्टीरिया अक्सर रोगी के मलमूत्र में पाए जाते हैं और मक्खियां जब इन पर बैठती हैं और उसके बाद जब अन्य भोज्य पदार्थों पर बैठती हैं तो उन्हें भी दूषित कर देती हैं और ऐसे दूषित भोज्य पदार्थों का सेवन जब कोई स्वस्थ व्यक्ति करता है तो वह भी इस रोग से संक्रमित हो जाता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रोगी के मलमूत्र, थूक आदि को निसंक्रमित कर दिया जाए। बच्चों, इस रोग के लक्षण को आने में 6 से 30 दिन का भी समय लग सकता है और कभी कभी 7 से 21 दिन का भी समय लग सकता है। इस रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? बच्चों, इस रोग के लक्षण कई हफ्तों में परिलक्षित होते हैं और हर हफ्ते में ये लक्षण अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। जैसे कि पहले हफ्ते में रोगी के शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ता है। सुबह के समय बुखार कम होता है, लेकिन शाम से लेकर के रात्रि आने तक बुखार तेजी से बढ़ने लगता है। बहुत बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है और कभी कभी रोगी को खांसी की शिकायत भी हो जाती है। दूसरे हफ्ते में रोगी को बहुत थकान लगती है और उसका बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट भी पहुंच सकता है। रोगी के सीने के निचले हिस्से और पेट पर छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। ये रैशेस अक्सर इस वाले हिस्से में होते हैं और रोगी का प्लीहा या तिल्ली भी बढ़ जाता है। तीसरे सप्ताह में बच्चों इस समय आंतों में सूजन आना शुरू हो जाता है और अल्सर होने के कारण वहां से रक्तस्राव भी शुरू हो जाता है और ऐसा प्रायः इसलिए होता है क्योंकि रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से घटने लगती है। परंतु यदि ठीक समय पर उपचार शुरू कर दिया जाए तो दूसरे सप्ताह में ही बुखार आना कम हो जाता है और तीसरे सप्ताह तक रोगी ज्वर मुक्त हो जाता है और स्वस्थ महसूस करने लगता है। इस रोग के उपचार के लिए रोगी को पूरा विश्राम देना चाहिए, उसे पानी को उबालकर फिर ठंडा करके देना चाहिए। रोगी को गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए। रोगी को हल्का भोजन और तरल पदार्थ देना चाहिए, जैसे फलों का रस, दूध, दलिया, साबूदाने की खीर आदि। डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद रोगी को एजिथ्रोमाइसिन तथा सिप्रोफ्लॉक्सेसिन जैसी औषधियां दी जा सकती हैं। इस बीमारी के रोकथाम हेतु अब कई प्रकार के टीके भी बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे TCY नामक टीका, जिसे टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन भी कहा जाता है, और TY21A तथा VIPS नामक वैक्सीन। इसे बच्चों को अवश्य लगवा देना चाहिए। तो इस प्रकार हमने टाइफॉइड रोग के बारे में जाना। चलिए अब हम टिटनेस के बारे में जानेंगे। बच्चों, टिटनेस एक बहुत ही घातक रोग है। इसे धनु स्तंभ, धनुष्टंकार या धनु रोग भी कहा जाता है। यह एक जीवाणु के द्वारा होता है और इस जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। यह जीवाणु घोड़े की लीद, गोबर, मिट्टी या जंग लगे लोहे में पाया जाता है और कभी कभी दूषित वायु में भी पाया जाता है। इसीलिए यदि शरीर में किसी भी स्थान पर चोट लग जाए या त्वचा छिल जाए और उस स्थान से रक्त आ रहा हो और यह रक्त किसी ऐसी वस्तु के संपर्क में आ गया हो जिस पर यह जीवाणु उपस्थित हो, तो रोगी इस घातक बीमारी से संक्रमित हो सकता है। जब नवजात शिशु की नाल काटी जाती है तो उस समय भी यदि उस औजार पे जंक लगा होगा
तो यह संभावना है कि उस पर इस रोग के जीवाणु हो सकते हैं और नवजात शिशु को संक्रमित भी कर सकते हैं। बच्चों, इस रोग का उद्भवन काल 2 से लेकर के 14 दिन तक का हो सकता है। चलिए अब हम जान लें कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे शरीर में मांसपेशियों की मुख्य विशेषता होती है फैलना और सिकुड़ना, और इस रोग में यह अपनी यही विशेषता खो देती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस रोग में मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित हो जाती हैं, इसीलिए मांसपेशियां ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाती। शुरू में तो जकड़न जबड़ों में होता है, जिससे रोगी को निगलने और चबाने में तकलीफ होती है, परंतु धीरे धीरे यह जकड़न बढ़ करके पीठ की तरफ पहुंच जाता है, और यदि फेफड़े और हृदय की मांसपेशियां प्रभावित हो जाएं, तो ऐसी दशा में रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। बच्चों, यह रोग 4 प्रकार से व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। पहला, सामान्य टिटनेस। यह सबसे घातक स्थिति होती है। इसमें लगभग पूरे शरीर की मांसपेशियां संक्रमित हो जाती हैं। स्थानीय टिटनेस, जिस स्थान पर घाव हुआ हो, यदि सिर्फ उस स्थान की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं तो उसे हम स्थानीय टिटनेस कहते हैं। सिफेलिक टिटनेस, जिसमें चेहरे की मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं, और नियोनेटल टिटनेस, यह नवजात शिशुओं की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। इस रोग से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों, इस रोग के लिए यदि महिला गर्भवती है तो उसे टीका लगवाना चाहिए, और यदि त्वचा में किसी स्थान पर घाव हो जाए या छिल जाए तो 24 घंटे के अंदर ही एटीएस या टेडबैक का टीका जरूर लगवाना चाहिए, और यह टीका 6 महीने तक प्रभावी रहता है। चोट लगने पर डेटॉल से साफ करके तुरंत उस स्थान पर पट्टी बांध देनी चाहिए, ताकि चोट का स्थान दूषित वायु के संपर्क में ना आए। टिटनेस से बचाव के लिए बच्चों को इन 4 प्रकार में से कोई भी एक टीका अवश्य लगवाना चाहिए, जैसे DTAP वैक्सीन, DT वैक्सीन, TDAP वैक्सीन तथा TD वैक्सीन। तो बच्चों, इस प्रकार आपने टिटनेस के बारे में जाना। चलिए अब हम अगले रोग पर चर्चा करेंगे, और वो है फाइलेरिया। फाइलेरिया को हाथी पांव या फील पांव भी कहा जाता है। यह रोग बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक कृमि के द्वारा होता है, और इस रोग के वाहक होते हैं क्यूलेक्स नाम के मच्छर। यह कृमि मनुष्य के लसिका तंत्र को संक्रमित कर देती है, और यह हमारे लसिका तंत्र में लाखों की संख्या में छोटे छोटे कृमि पैदा करती है, जो हमारे रक्त तक पहुंच जाते हैं। इस कृमि को मच्छर एक संक्रमित मनुष्य का खून चूस करके स्वस्थ मनुष्य तक पहुंचा देते हैं। इस रोग का उद्भवन काल 4 हफ्ते भी हो सकता है, या 8 से लेकर के 16 महीने भी हो सकते हैं। चलिए अब हम जान लें कि इस रोग के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। बच्चों, इस रोग में पैर, हाथ, अंडकोश तथा शरीर के अन्य अंगों में भयंकर सूजन आने लगता है। जिस स्थान पर सूजन आता है उस स्थान पर प्रायः रोगी को दर्द भी होता है, और रोगी को बुखार भी चढ़ने लगता है। रोगी के हाथ और पैरों की लसिका वाहिकाएं लाल भी दिखाई देने लग जाती हैं। अब इस बीमारी का क्या क्या इलाज हो सकता है? पीड़ित व्यक्ति का रक्त परीक्षण करके यह पता लगाया जा सकता है कि रोगी को फाइलेरिया है या नहीं। इसके लिए रोगी के रक्त का नमूना मध्य रात्रि में लिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य रात्रि में रक्त में इन कृमियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है रात्रि 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक का समय। और बच्चों, जिन क्षेत्रों में यह बीमारी ज्यादा पाई जाती है उस स्थान के नमक में DEC नामक केमिकल मिलाया जाता है। DEC का मतलब होता है डाई इथाइल कार्बामेजीन, और इसके लिए संक्रमित व्यक्ति को एल्बेंडाजोल या DEC नामक दवा भी दिया जाता है।
फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में मच्छरों की रोकथाम के लिए बेंजीन हेक्साक्लोराइड का छिड़काव किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस रोग के वाहक मच्छर होते हैं। तो इस प्रकार आपने फाइलेरिया के बारे में जाना। चलिए अब हम जानेंगे कि काली खांसी या वूपिंग कफ क्या होता है। बच्चों, यह एक जीवाणु जनित रोग है जो बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है। यह अक्सर 6 महीने से छोटे बच्चों तथा ऐसे लोगों को होता है जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है और इसके रोगाणु रोगी के खांसने, छींकने से वायु में मिल जाते हैं और जब स्वस्थ व्यक्ति ऐसे वायु में सांस लेता है तो वह भी संक्रमित हो जाता है। रोगी के थूक, बलगम आदि से भी यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। इस रोग के लक्षणों को आने में 7 से 10 दिन तक का समय भी लग सकता है। अब इस रोग के क्या क्या लक्षण होते हैं? बच्चों, इस रोग में सबसे पहले गले में दर्द उठता है और फिर सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाती है। 1 से 2 हफ्ते के बाद खांसी का दौरा पड़ने लगता है, अर्थात रोगी लगातार खांसता रहता है और जब रोगी खांसता है तो उसके खांसने से वूप ऐसी ध्वनि निकलती है। अब ये ध्वनि क्यों निकलती है? बच्चों, ये ध्वनि इसलिए निकलती है क्योंकि रोगी जब लगातार खांसेगा तो फेफड़े में वायु की कमी हो जाएगी और इस वायु की कमी को पूरा करने के लिए वह फिर से तेजी से वायु भरेगा जिसमें वूप जैसी ध्वनि सुनाई पड़ेगी। कभी कभी तो खांसी के साथ उल्टी भी आ जाती है और इस रोग के कारण छोटे बच्चों के फेफड़े अक्सर कमजोर हो जाते हैं और उन्हें निमोनिया की शिकायत भी हो सकती है। इस घातक रोग से कैसे बचा जा सकता है? बच्चों, पीड़ित रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए। रोगी द्वारा प्रयोग की गई सभी वस्तुओं को निसंक्रमित कर देना चाहिए। बच्चों को शुरू में ही इसका टीका लगवा देना चाहिए और ये टीके होते हैं DTAP तथा TDAP नामक वैक्सीन। और यदि यह रोग हो ही जाए तो डॉक्टर के परामर्श के बाद एजिथ्रोमाइसिन तथा क्लैरिथ्रोमाइसिन जैसी औषधियां दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार आपने काली खांसी के बारे में जाना। चलिए अब हम चर्चा करेंगे मस्तिष्क ज्वर की। बच्चों, मस्तिष्क ज्वर को मेनिंजाइटिस या दिमागी बुखार भी कहा जाता है। इसमें मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन आ जाता है और यह रोग बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस तीनों के द्वारा संभव है। वायरस के द्वारा जब यह रोग होता है तो इसे वायरल इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है और यह रोग अक्सर हर्प्स सिंप्लेक्स वायरस, मम्प्स वायरस, साइटोमेगालो वायरस, पोलियो वायरस इत्यादि के द्वारा फैलता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यह रोग स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक बैक्टीरिया के द्वारा बहुत तेजी से फैलता है। इसके अतिरिक्त जब यह रोग कवक के द्वारा होता है तो इसे फंगल मेनिंजाइटिस कहते हैं और यह क्रिप्टोकोकस तथा हिस्टोप्लाज्मा नामक फंगस के द्वारा फैलता है। बच्चों, इस रोग के लक्षण आने में 5 से 15 दिन तक का समय लग सकता है। रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? जब यह रोग शुरू होता है तो इसमें सिर दर्द होता है और रोगी को अक्सर बुखार भी रहता है। रोगी को उल्टी भी आ सकती है और बच्चों, इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि रोगी की गर्दन में अकड़न की शिकायत होती है और उसकी गर्दन कुछ इस प्रकार से अकड़ जाती है। जब यह रोग अपनी गंभीर स्थिति में आ जाता है तो रोगी को 103 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे भी अधिक का बुखार रह सकता है। रोगी अक्सर भ्रम की स्थिति में रहता है, उसे दुःस्वप्न आते हैं और रोगी को फोटोफोबिया तथा फोनोफोबिया की शिकायत भी हो सकती है। बच्चों, फोटोफोबिया का मतलब होता है प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता। रोगी को तेज प्रकाश से डर लगता है और फोनोफोबिया का मतलब होता है शोर के प्रति संवेदनशीलता, अर्थात रोगी को शोर से भी डर लगने लगता है और कभी कभी तो उसे बेहोशी जैसी स्थिति भी आ सकती है।
छोटे बच्चों में इस रोग को कैसे पहचाना जाए? बच्चों, जब यह रोग छोटे बच्चों को संक्रमित करता है तो उनके सिर का ये वाला हिस्सा जो होता है, जिसे हम फॉन्टेनेल बोलते हैं, यह हिस्सा उभर जाता है और बच्चे लगातार रोते रहते हैं और उन्हें भूख भी नहीं लगती। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और बच्चों, इस रोग से सबसे अधिक प्रभावित बुजुर्ग लोग, 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और ऐसे लोग जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, वो होते हैं। जून सन 2019 के एक आंकड़े के अनुसार पिछले 6 सालों में इस रोग से कितने लोग प्रभावित हुए और कितने लोग मर गए, इस पर एक संक्षिप्त विवरण है। इसे आप देख लीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 21,042 लोग संक्रमित हुए, जिसमें से 3,020 की मृत्यु हो गई। पश्चिम बंगाल में 11,400 संक्रमितों में से 1,496 लोगों की मृत्यु हो गई। बिहार में 2,696 संक्रमितों में से लगभग 777 लोगों की मृत्यु हो गई। बच्चों, चूंकि इस रोग के वाहक मच्छर भी हो सकते हैं, इसीलिए ऐसे रसायनों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें DEET नामक रसायन पाया जाता हो, क्योंकि यह रसायन मच्छरों को मारने में और उनको दूर भगाने में सहायता करता है। 2 से 15 माह तक के बच्चों को HIV, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी का टीका लगवाना चाहिए और यदि बच्चा 11 से 12 वर्ष के बीच का हो तो उसे MCV4 मेनिंजोकोक्कल कॉन्जुगेट वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। रोगी को पूरा आराम देना चाहिए। उसे शांत एवं अंधेरे कमरे में रखना चाहिए। शांत कमरे में इसलिए क्योंकि उसे शोर से डर लग सकता है, और अंधेरे कमरे में इसलिए क्योंकि रोगी अक्सर प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो सकता है। डॉक्टर की परामर्श के बाद रोगी को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और कुछ एंटीबायोटिक जैसे रिफैम्पिसिन दिए जा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आज के इस भाग 2 में आपने कई प्रमुख बीमारियों के बारे में जाना और इस भाग 2 पर आधारित ये आपका गृह कार्य है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस अध्याय का तीसरा भाग बचता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे हेपेटाइटिस, डिप्थीरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, तपेदिक, आहार विषाक्तता तथा कोरोना जैसी बीमारियों के बारे में। इसके बाद हम जानेंगे कि भोज्य पदार्थों के संरक्षण के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि संचारी रोग नियंत्रण हेतु सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, और हम चर्चा करेंगे दस्तक अभियान की। तो फिर मिलेंगे तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।